देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा पहला पेपर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज सैंपल पेपर 1। क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा साथ साथ और देखिएगा कैसे करेंगे। सैंपल पेपर 1, पहला क्वेश्चन देखिए, एक सेट दे रखा है 1 2 3 भी एनी सेट, कहते हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 एंड 2। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे पहले तो देखिए। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए एक चीज तो सर्टेन है, अगर मान लीजिए मैंने रिलेशन R1 ये लिया, उसमें 1 1 2 2 तो आने चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये तो सर्टेन आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो कह रहा 1 1 2, अगर बेटा 1 2 आएगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 आएगा, तो एक तो ये आ गया। दूसरा, इन सारे एलिमेंट्स को रिटेन करके रखिए R1 के, ऐसे हमने इन सबको रिटेन करके रखा। अब देखते हैं और क्या आ सकता है। मान लीजिए मैंने लिखा 1 3, फिर 3 1 भी आएगा। अब देखो जरा 1 3 है और 2 1 है, तो ट्रांजिटिविटी लगाएंगे तो 2 3 भी आना चाहिए। अब 2 3 आएगा तो 3 2 भी आएगा, तो देयर विल बी 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका आंसर आएगा 2। अगर आप पेपर में लिख के आएंगे 2, लिस्ट नहीं कर रहे, समझाने के लिए मैंने लिस्ट किया है। समझ में आया सबको भाई? हाँ जी, ठीक है। यस सर। इसमें और पार्ट दे रखा है, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड, ये और में क्या दे रखा है, हमें एक सेट दे रखा है जिसमें n एलिमेंट है और दूसरा सेट भी है जिसमें 2 एलिमेंट है। क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ सरजेक्शन। सरजेक्शन का मतलब है, बताओ क्या होता है सरजेक्शन का मतलब? ऑन टू फंक्शन, ये कितने ऑन टू फंक्शन आएंगे? आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। ऐसे समझ लीजिएगा, हम यहाँ 2 केस बनाते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, 1 2 से लेके n एलिमेंट, और ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओगे कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बोलो भाई। एक एलिमेंट, इसके लिए कितने ऑप्शन है इमेज देने के? जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? 2। इसके लिए भी 2, तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, तो कितने आएंगे? 2n फंक्शन आएंगे टोटल। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? अब इन 2n फंक्शंस में से 2 ऐसे केस होंगे जहां ये ऑन टू नहीं होगा। मैं बता देता हूं कौन कौन से। ये ए है और ये बी है। ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ए पे मैप हो जाए, ऐसे। आर यू गेटिंग इट? सारे के सारे ए पे मैप हो गए, एक तो ये केस। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट बी पे मैप हो जाए, ऐसे 1 2 से लेके n तक है और यहां ए और बी है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है भाई कि सारे के सारे एलिमेंट ये जो है बी पे मैप हो जाए। इस केस में ये ऑन टू तो है नहीं, मैनी वन है, तो ये 2 केस हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी, या नंबर ऑफ सरजेक्शंस will be 2n-2। Is that okay? Please reply. हाँ जी। सर एक वो भी तो होएगा ना कि अगर आधे एलिमेंट्स ए पे और आधे बी पे हैं तो उसे करें कंसिडर। तो यार वो ऑन टू में आ तो गया। ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए? कोडोमेन के हर एक एलिमेंट आपका ऑक्यूपाइड होना चाहिए। अगर आधे ए पे और आधे बी पे, तो एक बताओ रेंज क्या आ गई? ए बी आ गई और कोडोमेन के बराबर है, तो वो तो इसमें आ तो गए 2n-2 में। ठीक है, हाँ जी। यस सर। इसी का अगला पार्ट है,
जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है लेट ए बी सी बी द सेट एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एज फॉलोज ए कोमा ए बी कोमा सी ए कोमा बी। Then the question is, then write the minimum number of ordered pair to be added in R to make R reflexive and transitive। बताओ कौन कौन से पेयर ऐड करने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं यही लिख रहा हूं। एक तो ये सेट तो एज इट इज रखना ही रखना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको बी कोमा बी भी ऐड करना पड़ेगा और सी कोमा सी भी ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए यहां पर देखिए ए कोमा बी है, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये 3 पेयर आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी यस सर। देखिएगा जरा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए कोमा ए डिफाइंड एज, कहता है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, ऐसे डिफाइन कर रखा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, वेयर ए कोमा बी एंड सी कोमा डी आर इन द ए क्रॉस ए। कहता है ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालने का मैंने पहले भी मेथड बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 निकालना है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो हमारा सेट दे रखा ए 1 से लेके 9 तक, इसमें से वो x, y उठाने पड़ेंगे, यानी x और y दोनों a से जुटाने पड़ेंगे कि सच दैट x, y रिलेट कर जाए 2,5 के साथ। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है, वो जैसे डिफाइंड है वो देखिएगा। जो पहला कोऑर्डिनेट है यानी कि ये और इसका आखिरी, दोनों का सम इज इक्वल टू y प्लस 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो वो x और y सच दैट हमारे पास जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 3। y की वैल्यू यहां डाल दीजिएगा और x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, तो a में से एलिमेंट डालना स्टार्ट कीजिए। अगर ये 1 आएगा तो 4 आएगा, 2 आएगा तो 5 आएगा, 3 आएगा तो 6 आएगा, 4 आएगा तो 7 आएगा, एंड 5 आएगा तो 8 आएगा, एंड 6 आएगा तो 9 आएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर है बेटा? हाँ जी प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर क्वेश्चन का भी दिलवा देते हैं। डन? हाँ जी देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका और पार्ट दे रखा है। कहता है इफ सेट ए कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और सेट बी में 6 एलिमेंट है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। कितनी होंगी बता सकते हो? बोलो भाई। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ए से बी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बी में ज्यादा है ए से, तो नो 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट। यानी एक भी नहीं आएंगी। क्लियर है वाली बात? आपने क्या देखा, ए से बी डिफाइन करने थे, कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा है, तो कोडोमेन में ज्यादा है तो ए का कोई एलिमेंट कोई ना कोई तो 2 पे जाएगा ही जाएगा, या कोई उसका एलिमेंट छूटेगा। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये दोनों नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी रिप्लाई करो। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। बता सकते हो कितना ऑर्डर आएगा?
प्रोडक्ट का, ये है 3x1, ये है 1x3, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3/3, 3/3। क्लियर है भाई? रिप्लाई करो। यस यस सर। सर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के, कैन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां आपके पास एक रिलेशन होता था, ए 3/3 है, हम ये पढ़ते थे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब आप बताइए जरा ध्यान से, यहाँ n कितना है 3, तो किसके बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो आपको k निकालना, तो k कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इज दैट ओके? बोलो भाई, क्लियर है ये वाली बात? यस सर। अगला देखिए, कहता है इफ aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a32 इंटू a32। पहले तो आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा a32। कैसे निकलेगा a32? -1 की पावर 5, डिलीटिंग थर्ड रो को डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को, तो क्या दिखेगा भाई 2654। इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस साइन बाहर, 8 -30 प्लस 22। अब a32 एलिमेंट कितना है भाई बताइए जरा 5, तो 22 इंटू 5 कितना आ जाएगा आंसर 110। इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? बोलो भाई। यस यस सर। सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता था वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये 0 दे रखा है, ये 5 है और ये -7 दे रखा है, क्या आएगी? देखिए इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करिएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की। कैसे पता पड़ रहा है? डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, तो अगर आप देखें यहां पर जो आपका a21 एलिमेंट है वो -a12 है, और अगर ये 7 है तो ये -7। ये पोजीशन कौन सी है a31, और ये पोजीशन क्या है a13, एक दूसरे के नेगेटिव है। देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्लियर है भाई? हाँ जी, समझ में आया? रिप्लाई करो भाई। यस सर। 7th क्वेश्चन देखिएगा, कहता इवेल्युएट दिस इंटीग्रल 0 से 2 पाई। देखो जब भी एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए। fx दे रखा आपको sin क्यूब x, f ऑफ 2 पाई माइनस x निकालो, लगाओ, कितना आएगा? कितना बनेगा भाई -sin क्यूब x यानी -fx। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से 2a, fx dx इज 0 कब होता था? इफ f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx होता जाता था। सो हेंस वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई, बोलो बेटा। यस सर। अब इसका और पार्ट, ये भी जरा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, इसको इंटीग्रेट करना है यार, घबराने वाली बात ही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। ये 7th का और पार्ट है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2/3 की पावर x। आपको खाली ये फॉर्मूला यहां रिकॉल करना है, a की पावर x dx यानी a की पावर x अपॉन log a। अब a कितना है इसमें 2/3, यानी कि 2/3 की पावर x अपॉन log ऑफ 2/3, ये आंसर आ जाएगा। प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई? बोलो भाई। ओके
अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9th क्वेश्चन है, कहता सोल्व द 8th क्वेश्चन शायद यार मैं क्रॉप नहीं कर पाया, बीच में रह गया, चलो कोई बात नहीं, 9th कर लेते हैं। कहता सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर माइनस वाई। बताइए कैसे करेंगे। कैन आई राइट दिस एज, अगर मैं यहाँ यहीं पे वेरिएबल सेपरेट करूँ, ये वेरिएबल सेपरेबल है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। dy अपॉन 2 की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, यानी 2 की पावर वाई डी वाई, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 की पावर वाई अपॉन log 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। आंसर आ गया। प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। कहता है कि एफ एक्स कोमा वाई दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स, नो फाइंड इट्स डिग्री। तो कैसे निकालेंगे इसकी डिग्री, याद है या नहीं याद है। इसमें एफ में कॉमन लेंगे, टी एक्स कोमा टी वाई मैंने कर दिया, तो अगर इस स्क्वायर रूट में आप लिखेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर पूरा कॉमन आके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस टी वाई आएगा अपॉन टी एक्स आएगा। अगर आप इसमें से टी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो पूरा ये टी की पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो डिग्री 0 आएगी इसकी। कितनी आएगी इसकी डिग्री, 0 आएगी, यानी डिग्री इज 0। क्लियर है भाई, प्लीज रिप्लाई, बोलो भाई। हाँ जी, यस सर। ओके। 10th क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर 144 है, ए का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, तो बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा। देखिए इसमें ना एक आइडेंटिटी यूज होती है, मैं लिख रहा हूं, जिसका नाम है लैग्रांजीज आइडेंटिटी। क्या है वो लैग्रांजीज आइडेंटिटी, ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, आराम से समझिएगा, एज पर दिस क्वेश्चन ये क्वांटिटी किसके बराबर दे रखी है, 144, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें, 4, यानी 4 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 16 से तो 9 पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। सर ये वाली आइडेंटिटी एनसीईआरटी में है। बिल्कुल है यार, या वैसे इसको सोल्व कर लोगे तब भी यही आएगा। हाँ जी, देखो अगर आप करना चाहते तो ऐसे आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा यार, आ गया, बोलो। यस सर। तो ये आइडेंटिटी है क्या। अगला देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कैसे निकालते थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके, देखो निकाल के दिखाते हैं। 11th क्वेश्चन में अगर ए वेक्टर में ये ले लूं आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर में ये ले लूं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम ये यूज करते थे, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 3 + 4 + 3 अपॉन 1 + 4 + 9 9 + 4 + 1 10/14 यानी कि 5/7, तो थीटा कितना आ जाएगा
cos इनवर्स ऑफ 5/7. इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई. क्लियर है बेटा? बोलो. यस सर. अब आइए अगला क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कहता है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी. आराम से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा. हमें 12th क्वेश्चन में ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि a डॉट बी इज सेम एज b डॉट सी इज सेम एज c डॉट a इज इक्वल टू 0. अब हमें ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. तो मैं इसका स्क्वायर कंसिडर कर लेता हूँ. तो स्क्वायर किसके बराबर आता है अगर आपको याद हो? 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह बिहेव करेगा, ध्यान से समझ लेना. प्लस 4a डॉट बी प्लस 4a डॉट सी प्लस 2b डॉट सी. अब बताओ जरा, ये तो सारा पार्ट 0 है, तो अब इनका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दे रखा है? ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 6. यानी कितना आंसर आएगा? √6. क्लियर है भाई? बोलो. प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. यस सर. तो ये ऐसे हो जाएगा. अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिए. राइट द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 ऑन x एक्सिस. यानी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लीजिए. ये दे रखा है ना आपको 2x सॉरी माइनस वाई सॉरी प्लस वाई है, प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5. तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए. x अपॉन 5/2 y अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन माइनस 5. तो इंटरसेप्ट का सम करना इक्वल टू 1 आएगा. तो इंटरसेप्ट का क्या क्या है इसमें? इंटरसेप्ट 5/2 प्लस 5 माइनस 5, इसका सम निकालना. तो कितना आ जाएगा इंटरसेप्ट का सम? हाँ जी. अच्छा, एक्स एक्सिस वाला ही निकालना है इसमें तो खाली बेटा, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट. तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट तो 5/2 है. ये देखिए कितना आएगा? 5/2. क्लियर है बेटा? हाँ जी. प्लीज रिप्लाई. यस सर. यस सर. 14th क्वेश्चन में कहता है राइट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. देखिए अगर कुछ नहीं पता तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है. अगर कभी भी आपको प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी प्लेन का, तो देखो बहुत सिंपल है. इसकी कांस्टेंट टर्म लिखो, कितनी है? 1 अपॉन रूट में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा भाई? 1/3. हाँ जी 1/3. इज दैट ओके? बोलो भाई. क्लियर है? यस सर. 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है. कहता है ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है. ए का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/5, बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 4/9. कहता है फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. हमने बताया था जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा. और ये किसके बराबर आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इज दैट ओके? तो जी कितना आया? बोलो. 1 माइनस 3/5 इंटू 1 माइनस 4/9. हाँ जी, यानी कि 2/5 इंटू 5/9. सो योर आंसर इज 2/9. क्लियर है भाई? रिप्लाई करो.
हाँ जी, यस यस सर। सर। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ इस इसको जो है ना इसका पीडीएफ बना दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है भाई? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के, डाउनलोड कर लोगे उसमें से? सर एक बोलो, बार सारे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट दिलवा दो। ले लो भाई यार। वो ये तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा पेपर के साथ ही। ले लो, ये लो, डन। यस सर। अब एक काम करना, जैसे ये पेपर मैंने सोल्व करा दिया ना इतना, इसको आप बिगैर देखे करके देखना कितना कर पाते हो। साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लेना जैसे पेपर कराऊं। देखो अब अगला देखिएगा। सिक्सटींथ क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन एंड ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन डाई एंड स्पेड कार्ड इज। बताओ जरा। देखो ए इवेंट ले लिया हमने, इवन नंबर ऑन डाई। बी ले लिया हमने स्पेड कार्ड। इवन नंबर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी पे? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवन नंबर आने की? बताइए जरा। 3/6 यानी 1/2। स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी भाई? प्लीज टेल मी। 13/52 यानी कि 1/4। ये इवेंट्स क्या है यार? एक तरफ तो मैं डाई थ्रो कर रहा हूं और एक तरफ कार्ड निकालो, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। 1/2 इंटू 1/4 तो 1/8 आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बोलो क्या कहते हो भाई? क्लियर है वाला मामला सारा? यस सर। केस स्टडीज के क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं। आप लोग ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन करके रखेंगे और मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ले लीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट। डन? बोलो भाई। यस सर। यस सर। इससे अगले वाले का भी ले लीजिए। ये 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करूंगा आपके साथ। डन? यस सर।